नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज की जो ये क्लास होने वाली है ये सीटेट के लिए होने वाली है। सीटेट के पेपर 2 के लिए ये क्लास होने वाली है। ठीक है, क्या करने वाले हैं तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ये सीटेट के पेपर 2 के लिए होने वाली है। और आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री की एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। सीटेट के 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2024 जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्लास करने वाले हैं पेपर 2 के लिए। और हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। क्लियर है? तो एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसके टीले की खोज किसके द्वारा की गई तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा के टीले की खोज की गई थी। लेकिन ये क्या होगा तो ये जो हड़प्पा से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसको ये समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या होगा तो उसको ये समझ नहीं पाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको मानते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। लेकिन कनिंघम और चार्ल्स मैसन हड़प्पा से प्राप्त पुरातात्विक महत्वों को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1921 में जब पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था, तब दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या होगा हड़प्पा से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे, जिसके ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर किसी बड़ी सभ्यता के होने के प्रमाण मिलते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे तो पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की बड़े पैमाने पर क्या की जाती है खुदाई की जाती है और बहुत सारे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब जब हड़प्पा से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो अंदाजा लगता है कि यहाँ पर किसी सभ्यता के प्रमाण मिल सकते हैं, किसी बड़ी सभ्यता के जो है होने के प्रमाण मिलते हैं। तो क्या होता है तो और बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है। जब और बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है तो क्या होगा तो हड़प्पा के बगल में ही 1922 में मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी आपको बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जिसके बाद जो इनको अभी तक अंदेशा था, जो अभी तक इनको लग रहा था वो प्रमाणित हो जाता है कि नहीं भाई इस क्षेत्र में बड़ी सभ्यता के होने के प्रमाण हैं। ठीक है, तो ये बात प्रमाणित हो जाती है और बड़े पैमाने पर खुदाई होती है। और जब बड़े पैमाने पर खुदाई होती है तो क्या हो जाएगा तो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से क्या हो जाता है इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपसे सबसे उत्तरतम स्थल पूछा जाए, सबसे नॉर्थ में जो स्थल खोजा गया है तो वो क्या है तो वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। सबसे पश्चिमोत्तर स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे सुत्कागेन डोर, बलूचिस्तान में। सबसे पूर्वी स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणतम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे दामाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, कौन कौन से स्थल हैं। और जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, हाईलाइट करता चल रहा हूँ, सिर्फ उतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की आपको क्या करना है, खोज भी याद रखना है क्योंकि ये सबसे पहला स्थल है। तो इसका वर्ष आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाएगी। और हड़प्पा कहाँ पर तो ये आपको पंजाब के मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, तो इसको भी याद रखेंगे। तो इसकी खोज 1922 में होगी, राखल दास बनर्जी के द्वारा की जाएगी। और ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पाकिस्तान में है। अगर हम लोग सुत्कागेन डोर की बात करेंगे तो सुत्कागेन डोर का आपको उत्खननकर्ता का नाम याद रखना है, RL स्टाइन है। और ये आपको कहाँ पर तो ये आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। चनहुदड़ो की अगर हम लोग बात करेंगे तो चनहुदड़ो की खोज किसने की, NG मजुमदार ने की। और ये कहाँ पर तो ये आपको सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। डाबरकोट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाबरकोट आपको कहाँ पर तो ये आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। कोट दीजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर तो ये आपको सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। जितनी चीज़ें अंडरलाइन करता चल रहा हूँ बस वही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं चीज़ों को आप ठीक है नोटिस करते चलना, ध्यान रखते चलना, याद करते चलना। रोपड़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोपड़ जो है ये इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और ये कहाँ पर तो ये पंजाब भारत में है। राखीगढ़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो राखीगढ़ी क्या हो जाएगा, इसकी खोज किसने की है, सूरज भान ने की है। और ये कहाँ पर तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा।
बनावली की अगर हम लोग बात करेंगे तो बनावली क्या हो जाएगा, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है और ये कहाँ पर, तो ये हिसार हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो धौलावीरा आपको कच्छ गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे देसलपुर, तो देसलपुर आपको कहाँ पर, कच्छ में देखने को मिलेगा। लोथल की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल खोज SR राव ने की है और ये आपको कहाँ पर, अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। सुरकोटडा की बात करेंगे तो जगपति जोशी ने इसकी खोज की है, ये आपको गुजरात के कच्छ में देखने को मिलेगा। रंगपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो माधव स्वरूप वत्स ने खोज की है, अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर आपको यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कालीबंगा को आप याद रखेंगे, अमलानंद घोष ने इनकी खोज की है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हुए, उनके खोज करता हुए और उनकी स्थिति हुई। तो आप जरूर एक दो बार देख लोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एक दो बार चीज़ों को देख लोगे, दोहरा लोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और मैप लगाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आपको कहाँ पर मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से बांट देते हैं तो यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर आपका मैक्सिमम जो है वो आपको यहाँ तक स्थल देखने को मिल रहा है। दक्षिण में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको अगर हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है। तो आप आंसर क्या करोगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे त्रिभुजाकार। क्लियर है एक बात। चलिए दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं, दूसरी बात हम लोग करते हैं, ठीक है, दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और आप देखोगे, एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो आपको भारत के किस हिस्से में मिले हैं, अगर हम लोग इस तरीके से भारत का क्या कर देते हैं, बीच में से विभाजन करते हैं तो आप देखोगे कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपको कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो ये आपको उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये बात एक आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली, अब हम लोग एक एक स्थल की बात करेंगे और वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले उन सब की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा की जो खोज है वो आपको पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में देखने को मिलेगा। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। कब की है, 1921 में की है। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आपको क्या होगा, पुरोहित आवास मिलेगा, श्रमिक आवास मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, कब्रिस्तान मिलेगा जिसे R37 कहा गया, और तांबे की क्या हो जाएगा, इक्का गाड़ी आदि की प्राप्त होती है। तो ये सब आपको हड़प्पा से देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्लास आज अच्छे से कर लो, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाहर सीटेट से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो बस आज की एक क्लास आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बस चीज़ों को ध्यान से सुनते चलिएगा। तो हड़प्पा की खोज पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, 1921 में की गई है। स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आपको पुरोहित आवास, श्रमिक आवास, अन्नागार, कब्रिस्तान जिसे R37 कहा गया, और तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है वो क्या है, तो वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला है। सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। माउंट ऑफ द डेड इसको कहते हैं, मृतकों का टीला माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में की गई है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से आपको अन्नागार, श्रमिक आवास, पुरोहित आवास, स्नानागार याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्नानागार याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। स्नानागार, योगी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्वास्तिक, पीपल पूजा, लिंग पूजा, यौनी पूजा, मूर्तियां और मोहरों की प्राप्ति हुई है। ये सब आपको कहाँ से, तो ये सब आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तीसरा स्थल अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कालीबंगा। कालीबंगा की खोज जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में की गई है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं और अंतिम संस्कार की तीनों विधियों के प्रमाण मिलते हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ थी। एक तो था कि जला देते थे,
दूसरा होता था कि पूरी तरीके से दफना देते थे, और दूसरा क्या होता था, दूसरा ये होता था कि पहले जो मृत व्यक्ति होता था उसको किसी पहाड़ी टीले पे छोड़ दिया जाता था, उसको जानवर पक्षी खा लेते थे, फिर उनकी जो बची खुची हड्डियाँ होती थी तो उनको ला करके दफना दिया था। तो ये आंशिक शवदाह होता था। तो तीनों तरीके की अंतिम संस्कार की विधियाँ प्रचलित थी, और इसके प्रमाण आपको कहाँ से, कालीबंगा से मिलेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। अगला एक और महत्वपूर्ण स्थल है चनहोदड़ो। चनहोदड़ो की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर, तो सिंध प्रांत में इसकी खोज की गई, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मनका बनाने का कारखाना। मनका क्या होता है, मन का आभूषण होता था, ठीक है। मनका क्या होता था, तो मन का आभूषण होता था। तो मनका बनाने का कारखाना मिलेगा, वक्राकार ईंटें मिलेंगी, झूकर झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिलेंगे। क्या हो जाएगा, तो ये हड़प्पा के समकालीन संस्कृति थी, ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति थी, तो इसके भी प्रमाण आपको यहाँ से मिलेंगे। सौंदर्य प्रसाधन, काजल बिंदी के जो प्रमाण है वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा ये एक ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्गीकरण, दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। क्या होगा, दुर्गीकरण नहीं किया गया, जो नगर था उसको दीवालों से घेरा नहीं गया था, ठीक है। अगर हम लोग चनहोदड़ो की बात करेंगे तो ये एक ऐसा नगर है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था, जिसको दीवालों से घेरा नहीं गया था, ठीक है, खुले में ये नगर था। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए, और क्योंकि यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला इसलिए इसको क्या किया गया, औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ बस उतनी चीज़ों को आप ध्यान रखते चलिए। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, बहुत आसान सेशन है ये, है ना मेरे भाई। एक क्लास देख लोगे तो एक क्लास में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में करेंगे। अगले प्रश्न, अगले स्थल की बात करेंगे तो अगला स्थल कौन सा है, तो ये धौलावीरा है। ये गुजरात के कहाँ पर, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक ऐसा स्थल है जो क्या है, जो 3 भागों में विभाजित है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे, बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल होते थे वो क्या होते थे, वो 2 भागों में विभाजित होते थे। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो धौलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं होता है। यहाँ से आपको जल निकासी के सबसे अच्छे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से आपको शिलापट नेम प्लेट मिलता है, और स्टेडियम के भी प्रमाण मिलते हैं। और याद रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी चुना गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो स्थल है वो क्या होगा, तो वो होगा लोथल। ये गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको फारस की मुद्रा मिलेगी, मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साथ जो है प्रमाण मिलते हैं। और क्या हो जाएगा, मनका बनाने का कारखाना मिलेगा। क्या हो जाएगा, मनका बनाने का कारखाना आपको मिलेगा। अग्निकुंड का साक्ष्य मिलेगा, चावल की भूसी मिलेगी, 2 लोग और 3 लोगों को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, याद रखेंगे। लोथल को क्या करते हैं, तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हुए, हम लोगों ने बात की हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कुछ महत्वपूर्ण नगरों की बात की। अब कुछ और नगरों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुजरात में आपको सुरकोटड़ा एकमात्र स्थल है जहाँ से आपको क्या होगा, जहाँ से आपको घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं। पंजाब में अगर हम लोग बात करेंगे तो सतलज नदी के किनारे क्या हो जाएगा, रोपड़ स्थित है, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलेंगे। याद रखिएगा, पंजाब में रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलेंगे। बनावली हरियाणा में है, और यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको मिट्टी का हल मिलेगा। दैमाबाद की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको तांबे की इक्का गाड़ी मिलेगी। क्लियर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। उन सभी को हम लोगों ने वन लाइनर देखा, डिस्कस किया। अब हम लोग नगरीय योजना की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपनी नगर योजना के लिए ही प्रसिद्ध था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। नगरों में आप देखोगे जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। खाली कालीबंगा और रंगपुर की अगर हम लोग बात करें तो कालीबंगा और रंगपुर से आपको कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, बाकी सभी जगहों से आपको पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं। और नगरों को बनाने के लिए क्या किया जाता था, ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। ग्रिड प्रणाली क्या होती थी, ग्रिड प्रणाली ये होती थी मेरे भैया कि सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से नगरों का निर्माण किया जाता था। तो इस तरीके से जो नगरों का निर्माण किया जाता था इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। सड़कें सीधी होती थी, चौड़ी होती थी, साफ सुथरी होती थी। नालियाँ, सड़क के किनारे नालियाँ होती थी और उनको ढका गया रहता था। ऐसा नहीं होता था कि आज के समय में आज की तरह की नालियाँ खुली हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता था, नालियों को ढका गया रहता था। अन्न भंडार, आपको अन्नागार मिलते हैं। अन्नागार भी यहाँ की बहुत प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से क्या होता है, आपको अन्न रखने का स्थान मिलता है, ठीक है, अन्न भंडार मिलता है।
इसके अलावा जल निकासी, ये भी बहुत अच्छी विशेषता है यहाँ की कि जल निकासी के बहुत अच्छे आपको प्रमाण मिलते हैं। नालियों का निर्माण किया गया था, पक्की नालियाँ बनी होती थी, नालियों को ढका गया रहता था, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे, अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक क्या है, तो अन्नागार आप आंसर करोगे। क्लियर है। चलिए अगर हम लोग कृषि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आपको पता है कि सिंधु घाटी के मैदानी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे। जो सिंधु नदी थी और उसकी जो सहायक नदी थी उसके मैदानी क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे। और क्या करते थे, और ये लोग खेती किया करते थे। खेतों में अगर हम लोग बात करेंगे तो गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन किया जाता था। गुजरात के कुछ स्थानों से क्या हो जाएगा, आपको बाजरा के उत्पादन के भी संकेत मिलेंगे, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग चावल की बात करेंगे तो चावल के प्रयोग कम मिले हैं, ठीक है। बाकी की अपेक्षा अगर हम लोग चावल की बात करेंगे तो चावल के उपयोग कम मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। कपास की खेती ये लोग सबसे पहले किए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरातात्विक खुदाई से हमें क्या हो जाएगा, बैलों के द्वारा खेतों को जोतने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। जो खेतों की जुताई होती थी वो बैलों के द्वारा की जाती थी, इसका प्रमाण मिला है। इसके अलावा कालीबंगा से तो आपको पता ही है, कालीबंगा राजस्थान से, ठीक है, जुते हुए खेत के साथ और एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। चलिए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से आपको बहुत सारी मोहरें मिली हैं और मापन, ठीक है, माप तौल की विधियों के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इस तरीके के पत्थर या बटखरे या इस तरीके की चीज़ें मिली हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि चीज़ों का क्या किया जाता था, मापन किया जाता था। और मोहरें भी आपको मिली हैं। अगर हम लोग लोथल की बात करेंगे तो लोथल बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर था, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ से व्यापार होता था। लोथल से आपको फारस की मुद्रा भी मिली है, दूसरे देश की मुद्रा भी मिली है। इसका मतलब यह कि दूसरे देश के लोग आते थे तभी मुद्रा मिली है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का क्या करते थे, दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। क्योंकि मोहरें जो मिली हैं, ठीक है, मोहरों का प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं होता था, ठीक है, धातु मुद्रा का प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं होता था, इसलिए जो व्यापार होता था वो क्या होगा, वो वस्तु विनिमय पर होता था, ठीक है। क्या होता था, वस्तु विनिमय पर होता था। अरब सागर के पास आपको कुशल नौ परिवहन प्रणाली भी मौजूद थी, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, तो लोथल जो बंदरगाह नगर है तो वहाँ से आपको क्या होगा, तो नौ परिवहन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोथल, बंदरगाह नगर और फारस की मुद्रा मिल रही है। इसका मतलब यह है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था, दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था। तो कृषि और व्यापार ये दोनों अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। शिल्प कला की अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पाई लोग क्या करते थे, तो हड़प्पाई लोग कांसे की बनी जो है मूर्तियों का निर्माण करते थे। कांसे से वस्तुओं को बनाने से जो है वो परिचित थे। तांबे की अगर हम लोग बात करेंगे तो तांबा कहाँ से, तो तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे खेतड़ी की खान है और यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था। टिन अगर हम लोग बात करेंगे तो टिन कहाँ से, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले टिन को अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता वाले बुनाई उद्योग में भी क्या थे, जो है बुनाई उद्योग से भी परिचित थे। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगीर मतलब जो मिस्त्री लोग हुआ करते थे तो बड़ी बड़ी ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या रहे होंगे, मिस्त्री लोग भी रहे होंगे, उनके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा से जो ईंट लोग मिली हैं उन ईंटों का अनुपात क्या है, तो 1:2:4 है। हड़प्पा से जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात क्या है, 1:2:4 है। हड़प्पा लोग जो है वो नाव बनाने, मनका बनाने, मोहर बनाने की विधि से भी क्या थे, परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। टेराकोटा से जो है वो मूर्तियां बनाते थे, ठीक है, याद रखेंगे। मिट्टी के बर्तन बनाने में भी वो क्या थे, वो जो है उनको ज्ञान था, मिट्टी का बर्तन बनाने का भी ज्ञान था। आपको बहुत सारे जो है मिट्टी के बर्तन आपको हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। बर्तन बनाने की विधियाँ जो हैं इनको प्रचलित थी, जो इनको ज्ञान थी। हड़प्पाई लोग क्या करते थे, तो चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे, ठीक है। क्या करते थे, तो बर्तनों को जो है चमकदार बनाते थे, ठीक है। तो इन सब विधियों से वो प्रचलित थे। धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको, ठीक है, टेराकोटा की एक महिला की मूर्ति मिली है जिसमें क्या किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि उसके गर्भ से क्या हो रहा है, तो वृक्ष निकल रहा है। तो उनको क्या किया गया, उनको उर्वरता की देवी माना गया है, ठीक है। क्या है, तो एक महिला के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया और उनको क्या किया गया, उर्वरता की देवी माना गया है। और क्या होता था, और हड़प्पा के लोग पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है। क्या करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, उसी प्रकार करते थे जैसे मिस्र के लोग क्या करते हैं, नील नदी की पूजा करते हैं। हड़प्पाई लोग जो हैं वो पृथ्वी की पूजा करते थे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी से ही हमको क्या हो रहा था, बहुत सारे अनाज मिल रहे थे जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा था। तो हड़प्पाई लोग पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक उसी तरीके से जैसे नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी की जलोढ़ मिट्टी की वजह से मिस्र के लोगों की खेती बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे अनाज मिलते हैं उन लोगों को।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से पुरुष देवताओं की मोहरी जो है मोहर मिलती है, ठीक है, और एक योगी की मूर्ति मिली है, ठीक है, एक क्या होगा, योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति की अगर हम लोग दाएं तरफ बात करेंगे तो एक तरफ आपको क्या हो जाएगा, एक तरफ आपको हाथी और बाघ देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे गैंडा भैंसा देखने को मिलेगा, और सामने की तरफ आपको क्या हो जाएगा, योगी की मूर्ति के 2 हिरण देखने को मिलेंगे। और इतने सारे पशुओं से ये घिरे हैं तो इनसे अंदाजा लगाया जाता है कि ये क्या होंगे, तो ये पशुपति शिव की ही मुद्रा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र भी मिले हैं। लोग क्या करते थे, तो वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे, जैसे आपको पीपल पूजा हो गया, ठीक है, पीपल पूजा के प्रमाण आपको मिलते हैं। इसके अलावा पशुओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोबड़ वाली सांड की पूजा होती थी, नंदी जी की पूजा होती थी, आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या है, तो कोबड़ वाला सांड है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से आपको बड़े पैमाने पर ताबीज मिलते हैं, इससे ये लगता है, जिससे ये अंदाजा लगता है कि ये लोग क्या है, जादू टोने में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग पतन की बात करें तो जॉन मार्शल और SR राव के अनुसार क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ होगा। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या होगा, तो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ रहा होगा। वहीं अगर हम लोग मिस्टर कैनेडी की बात करेंगे तो इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या है, तो मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। जॉन मार्शल SR राव के अनुसार सिंधु नदी की बाढ़ के कारण, मार्टिमर व्हीलर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण, और कैनेडी के अनुसार मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ और चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं ये सोना गोल्ड जो है ये दक्षिण भारत से मंगाते थे और अफगानिस्तान से भी मंगाते थे। चांदी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चांदी अगर हम लोग बात करते हैं तो चांदी क्या हो जाएगा, चांदी क्या हो जाएगा, तो चांदी अगर हम लोग बात करते हैं, चांदी के लिए चांदी जो है आपका ईरान से मंगाते थे, ठीक है। कहाँ से, चांदी की हम लोग बात करेंगे कहाँ से, तो चांदी ईरान से मंगाते थे। तांबे की बात करेंगे, तांबा का हो जाएगा राजस्थान से मंगाते थे। टिन की अगर हम लोग बात करेंगे ईरान से मंगाते थे। सीसा ईरान, राजस्थान और क्या हो जाएगा, और अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो नगरीय सभ्यता थी। पहली बार आपको बड़े बड़े नगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, मातृसत्तात्मक था, ठीक है। मातृ देवियों की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं, इसीलिए हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु घाटी समाज जो है वो मातृसत्तात्मक रहा होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होगा, पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया। कांसे का पहली बार प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या करते हैं, तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कांसा क्या है, तो कांसा आप आंसर करोगे क्या है, तो कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है। क्या है, तो कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, तो एक मिश्र धातु है। कांसा किसको किसको मिलाकर बनाते हैं, तो कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो तांबा और टिन को मिलाकर क्या करते हैं, कांसा बनाते हैं। तो ये NCERT का आपका सेकंड चैप्टर था, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, ठीक है। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थलों को देखा, उनका खोजकर्ता देखा, किस राज्य में मिले हैं वहाँ से देखा। इसके अलावा हम लोगों ने उनकी स्थिति देखी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ से प्राप्त मिलने वाले हम लोग साक्ष्यों की बात करते हैं। नगर नियोजन की हम लोगों ने बात की, कृषि की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, शिल्पकला की बात की, धर्म की बात की, ठीक है। हम लोगों ने पतन की बात की और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात की। तो उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सीटेट के सेकेंड पेपर के लिए फिर से बता देता हूँ, तो ये जो क्लास है मेरे भैया, ये सीटेट के सेकेंड पेपर के लिए ये क्लास हो रही है। सेकेंड पेपर का मतलब समझ रहे हो ना, सेकेंड पेपर का मतलब 6 to 8 के लिए जो आप सीटेट देते हो उसके लिए ये क्लास है। हिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया है। अब अगली जो हम लोगों की क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से आपके सीटेट के एग्जाम में जितने MCQs पूछे गए हैं उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके फिर हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ जाएंगे। तो अगली जो क्लास होगी वहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से MCQs करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक बार इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा और इस क्लास की जो ये PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, तो वहीं पर आपको इसकी PDF मिलेगी। चलो तो अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।